इंफ्रारेड वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है और किसी वाइब्रेशन की आईआर एक्टिविटी के लिए क्या कंडीशन होती है। नमस्ते, मेरा नाम अंकित दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो भाई आज हमें क्या पढ़ना है? चैप्टर 4 इंफ्रारेड वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें पहला टॉपिक हमारा क्या होएगा? डेफिनेशन एंड कंडीशन ऑफ इंफ्रारेड वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 2 सेक्शंस में डिवाइड किया। पहले हम क्या पढ़ेंगे? डेफिनेशन ऑफ इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, और फिर आपने क्या पढ़ना है? कंडीशन ऑफ इंफ्रारेड एक्टिविटी ऑफ ए वाइब्रेशन, कि भाई इंफ्रारेड एक्टिविटी की, किसी वाइब्रेशन की भाई इंफ्रारेड एक्टिविटी के लिए क्या कंडीशन होती है। तो पहले बताओ हम क्या पढ़ते हैं? डेफिनेशन ऑफ इंफ्रारेड वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखो भाई वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी तो कई टाइप की होती है, समझ के बात। भाई आपको पता है वाइब्रेशनली किसी मॉलिक्यूल को डिस्टर्ब कर देना क्या होता है? वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगर भाई किसी भी अगर रेडिएशन से इंटरेक्शन करने के बाद किसी मॉलिक्यूल की वाइब्रेशनल स्टेट क्या हो जाए? डिस्टर्ब हो जाए, चेंज हो जाए, तुम क्या बोलेंगे? इसमें क्या हुआ है? वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा इसका आएगा भाई, ठीक है। लेकिन ये जो डिस्टर्बेंस है ये तो मैं आपको बताऊं भाई स्कैटरिंग के थ्रू भी आ सकता है भाई। क्या आप आगे पढ़ोगे ना, एक होती है रमन स्पेक्ट्रा। क्या भाई? रमन स्पेक्ट्रा आपको पता भाई, वो तो रमन स्पेक्ट्रा में भी क्या होता है? कोई वाइब्रेशन स्कैटरिंग के थ्रू क्या बोलते हैं भाई, प्रमोट या डिमोट हो सकती है, इजंट इट। लेकिन यहां पर आपने स्पेशल क्या पढ़ना आपने भाई, कि जो आईआर रेडिएशन होती है, आईआर रेडिएशन होती है वो कैसे वाइब्रेशनल स्टेट को डिस्टर्ब करती है। इसीलिए हम इसका नाम क्या रखा है? बोलो भाई, आईआर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, इंफ्रारेड वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। यानी आपने वाइब्रेशनल स्टेट्स डिस्टर्ब तो करनी है लेकिन किसी और रेडिएशन के जरिए नहीं, क्योंकि मैं आपको बताऊं आप इसको इवन जो क्या होती हैं यूवी, उनके जरिए भी आप इसको डिस्टर्ब कर सकते हो भाई रमन के अंदर, ठीक है। लेकिन यहां पर आपने स्पेशली इनकी डिस्टर्बेंस किसके थ्रू पढ़नी है? आईआर रेडिएशन के जरिए, ठीक है बात। तो भाई इसका मतलब ये है, और ऐसा क्यों भाई? क्योंकि मैं आपको बताऊं जो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स होते हैं उनके बीच में जो एनर्जी गैप होता है डायरेक्ट, भाई जो हमारे पास, अरे भाई हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है तो उसके अंदर वाइब्रेशंस होती होंगी ना, तो उन वाइब्रेशंस के अंदर क्या होते हैं? वाइब्रेशन एनर्जी गैप्स। तो वो गैप्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के किस रीजन में पड़ते हैं? आईआर में, समझ गए बात। इसलिए भाई इसे क्या बोल देते हैं? कई बार इसको बोल देते हैं सिंपली आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो कि बिल्कुल ठीक है। कई बार इसे क्या बोल देते हैं भाई? वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है बात, वो भी ठीक है भाई। लेकिन आपको पता वाइब्रेशनल चेंज तो भाई आपको पता है रमन के जरिए हम बहुत हाई एनर्जी रेडिएशन के जरिए भी लेके आ सकते हैं। तो बेटर क्या रहेगा? हम इसे क्या बोले? बोलो भाई, आईआर इंफ्रारेड वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, कि इंफ्रारेड रेडिएशन वाइब्रेशनल स्टेट से कैसे इंटरेक्ट करेगी भाई और कैसे उनको डिस्टर्ब कर देगी। बात आपको पहले पड़ गई भाई। तो इंफ्रारेड वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, जब आप इंफ्रारेड रेडिएशन के जरिए किसी मॉलिक्यूल की वाइब्रेशनल स्टेट्स को डिस्टर्ब कर देते हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? इंफ्रारेड वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो भाई उसके बाद बताओ क्या हमारे पास? कंडीशन फॉर इंफ्रारेड एक्टिविटी ऑफ ए वाइब्रेशन। अब आपने देखना है कि किसी वाइब्रेशन की इंफ्रारेड एक्टिविटी क्या होती है, मतलब कोई वाइब्रेशन इंफ्रारेड एब्जॉर्ब करके कब एक्टिवेट या प्रमोट हो सकती है। हमने क्या पढ़ना है? इंफ्रारेड एक्टिविटी ऑफ ए वाइब्रेशन, की कोई वाइब्रेशन है, मान लिया हमारे पास 2 वाइब्रेशन एनर्जी लेवल है, बोलो भाई, और मॉलिक्यूल कहाँ है? लोअर वाइब्रेशन एनर्जी लेवल में। तो हम अगर भाई लोअर एनर्जी लेवल और हायर एनर्जी लेवल उनके बीच की जो रेडिएशन है वो कहाँ पड़ती है? मान लिया आईआर में। तो हमने बिल्कुल एग्जैक्टली वही फ्रीक्वेंसी आपने उसी वेव नंबर की आईआर इंफ्रारेड रेडिएशन डाल दी, तो क्या वो चीज़ प्रमोट होएगी कि नहीं होएगी? हमने देखना है भाई, इजंट इट? प्रमोशन होएगा कि नहीं होएगा?
तो अगर प्रमोशन हो जाए, अगर वो एब्जॉर्ब कर जाए, अगर दो IR लेवल के बीच का एनर्जी गैप डालने पर कोई वाइब्रेशन क्या कर जाए भाई। और ध्यान रखियो रोटेशनल क्या होती थी, मॉलिक्यूल्स क्या होते थे, रोटेशनली एक्टिव या इनएक्टिव। लेकिन भाई मॉलिक्यूल्स को अपने यहाँ पर क्या नहीं बोलना है, वाइब्रेशनली एक्टिव या उन मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन को अपने क्या बोलना है, IR एक्टिव क्या IR इनएक्टिव। तो अगर कोई वाइब्रेशन अपनी ग्राउंड लेवल और अपनी एक्साइटेड लेवल के बीच का एनर्जी गैप मिलने पर प्रमोट हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए, तो हम क्या बोलेंगे कि ये मॉलिक्यूल, सॉरी ये वाइब्रेशन क्या इस मॉलिक्यूल की IR एक्टिव, और कोई ना हो तो हम क्या बोलेंगे IR इनएक्टिव। तो एक मॉलिक्यूल को आप कंप्लीटली क्या नहीं बोल सकते कि IR एक्टिव है क्या, हालांकि कई बार बोल देते हैं अगर किसी मॉलिक्यूल की सारे ही वाइब्रेशन क्या हो IR एब्जॉर्ब कर सके तो हम क्या बोलेंगे ये मॉलिक्यूल ही क्या है IR एक्टिव। अदरवाइज भी आप देखो CO2 क्या कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होती हैं 4 वाइब्रेशन, कितनी भाई, जिनमें 2 क्या होती हैं डिजेनरेट। तो उनमें सिमेट्रिक स्ट्रेच जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड की वो तो IR एक्टिव नहीं होती, वो तो एब्जॉर्ब नहीं करती, लेकिन बाकी एब्जॉर्ब करती है। बात आपको पहले पड़ेगी। तो IR एक्टिविटी क्या होती है, किसी मॉलिक्यूल की नहीं बोलनी आपने कभी, हालांकि बोल देते हैं भाई, लेकिन आपने क्या बोलना है वाइब्रेशन की, कि भाई इस मॉलिक्यूल की ये वाइब्रेशन IR एक्टिव है कि नहीं है। अगर एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन एनर्जी एब्जॉर्ब करके प्रमोट हो जाए तो हम क्या बोलेंगे ये वाइब्रेशन क्या IR एक्टिव, और ऐसा ना करो तो क्या हुआ IR इनएक्टिव। तुम कहेंगे भाई कि हमें कैसे पता लगे कि कोई वाइब्रेशन मॉलिक्यूल की IR एक्टिव है कि इनएक्टिव। तो उसके लिए कंडीशन होती है अगर उस वाइब्रेशन के दौरान डाइपोल मोमेंट में बदलाव आता है। यहां पर भाई मॉलिक्यूल के पास कोई परमानेंट डाइपोल मोमेंट होना जरूरी नहीं है। जैसे आप बताओ रोटेशनल एक्टिविटी, माइक्रोवेव रोटेशनल एक्टिविटी, माइक्रोवेव रोटेशनल एक्टिविटी के लिए क्या कंडीशन थी कि मॉलिक्यूल के पास क्या होना चाहिए परमानेंट डाइपोल मोमेंट, तभी वो मॉलिक्यूल करेगा, तभी वो मॉलिक्यूल उसकी रोटेशनल स्टेट माइक्रोवेव से इंटरेक्ट करके और प्रमोट या डिमोट हो सकती है, इजंट इट। लेकिन भाई यहां पर कोई परमानेंट डाइपोल मोमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन क्या रिक्वायरमेंट होती है यहां पर चेंज इन डाइपोल मोमेंट। अगर किसी मॉलिक्यूल की किसी पर्टिकुलर वाइब्रेशन के दौरान डाइपोल मोमेंट चेंज होता है तो वो एब्जॉर्ब करेगी, तो वो IR एक्टिव होएगी, या तो भाई क्या करेगी वो इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेगी, क्योंकि भाई इनके एनर्जी गैप मैच ही किससे करते हैं, हम क्या करें भाई IR से। बात आपको पहले पड़ी। और अगर ऐसा नहीं होता तो हम क्या बोलेंगे, तो क्या ये IR इनएक्टिव। नहीं आएगा आपको, ओके। तो अब आप मुझे बताओ भाई कि अगर मान लिया मैं बात करूं कार्बन डाई, नहीं मैं बात करूं HF की, किसकी भाई HF। तो बताओ भाई कौन सा मॉलिक्यूल IR एक्टिव होगा और कौन सा मॉलिक्यूल वाइब्रेशनली IR एक्टिव होएगा और कौन सा IR वाइब्रेशनली इनएक्टिव होएगा। तो मैं बात करूं H2 मॉलिक्यूल, तो इसके पास कोई परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं ना, कि है भाई नहीं, तो जिसके पास डाइपोल मोमेंट नहीं है, आपको होगे क्या पता ड्यूरिंग वाइब्रेशन क्या आ जाए इसके पास चेंज इन डाइपोल मोमेंट आता हो, भाई इसके पास डाइपोल मोमेंट अराइज हो जाए, नहीं होएगा। डाइपोल मोमेंट क्या होता है बताओ भाई, क्या होता है Q इंटू डी, जहां पर Q क्या है चार्ज एक पोल का भाई, और D क्या है डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। अब यहां पर चार्ज ही ना है भाई, तो भाई ड्यूरिंग स्ट्रेचिंग क्या होगा, स्ट्रेचिंग कंप्रेशन क्या होगा भाई, ये एक्सपेंड करेगा ना, लेकिन जब चार्ज नहीं है तो Q कितना भाई 0, तो D कुछ भी हो भाई क्या रहेगा आंसर 0। अब बताओ क्या HF, मैं बात करूं HF, क्या HF में ये क्या होगा पार्शियली नेगेटिव, ये क्या होगा पार्शियली पॉजिटिव। तो क्या HF के मॉलिक्यूल के पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है क्या, तो हमको पता है रोटेशनली क्या है एक्टिव, लेकिन भाई IR एक्टिविटी कैसे मालूम पड़ेगी। अब इसके अंदर आपको पता है एकमात्र क्या होती है वाइब्रेशन, भाई इसके अंदर एकमात्र क्या होती है स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, बताओ ना आपको भाई। तो हम ये देखेंगे कि ये वाइब्रेशन क्या IR एक्टिव, अरे भाई कई बार मॉलिक्यूल बोल देते हैं, क्योंकि आपको पता डायटोमिक मॉलिक्यूल में क्या होता है एक ही क्या होती है वाइब्रेशन, अगर वो वाइब्रेशन क्या है IR एक्टिव तो मॉलिक्यूल भी क्या IR एक्टिव भैया। अरे भाई डायटोमिक मॉलिक्यूल में दिक्कत क्या होती है, क्योंकि यहाँ पर एक ही क्या होती है वाइब्रेशन। आपको पता होगा ना भाई लीनियर मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ वाइब्रेशनल डिग्री फ्रीडम कैसे निकलते हैं 3n-5 से निकलते हैं, isn't it? तो अगर डायटोमिक मॉलिक्यूल है तो 3 दूनी 6-5 1, तो एक ही क्या होती है यहाँ पर वाइब्रेशन, और वो कौन सी होती है स्ट्रेचिंग वाली। तो अगर वो वाइब्रेशन क्या IR एक्टिव,
तो हम मॉलिक्यूल को क्या बोल देते हैं कि मॉलिक्यूल क्या यार एक्टिव, और अगर मान लिया वो भाई वो एकमात्र वाइब्रेशन क्या यार इनएक्टिव, तो हम मॉलिक्यूल के ऊपर ही क्या कमेंट कर देते हैं कि मॉलिक्यूल क्या यार इनएक्टिव है, इजंट इट। तो यहाँ बताओ क्या है हमारे पास, बताओ। तो HF के मॉलिक्यूल के अंदर भाई परमानेंट डाइपोल मोमेंट तो है ही है, मतलब ये भाई रोटेशनल एक्टिव तो होता ही होता है, यानी कि ये माइक्रोवेव तो एक्टिव है ही है, लेकिन साथ में क्या ये IR एक्टिव भी। कैसे भाई, ये इंफ्रारेड वाइब्रेशनली क्या है एक्टिव, कैसे भाई, इसकी ये जो वाइब्रेशन क्या है ये IR एक्टिव है, बताओ कैसे, बोलो भाई। क्योंकि अब यहाँ बताओ, अभी इसके ऊपर चार्ज, तो यहाँ पर एक पोल की पर्टिकुलर क्या है स्ट्रेंथ है कि नहीं है भाई, क्या यहाँ पर एक पोल के पास पर्टिकुलर स्ट्रेंथ है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो जब इसके अंदर तो क्या बताओ भाई, अभी इसका चार्ज पर्टिकुलर है, चार्ज सर्टेन है, और डी है भाई एक पर्टिकुलर यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है। अब मान लिया इसके अंदर क्या होते हैं एक्सपेंशन और कंप्रेशन, तो जब ये मॉलिक्यूल एक्सपेंड होएगा तब बताओ क्या आएगा मेरे पास भाई, एक्सपेंड होने पर ऐसे नहीं रहेगा हमारे पास, तो भाई डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन क्या होगी बढ़ेगी, तो चार्ज भी और डिस्टेंस क्या हो रही है, तो ड्यूरिंग वाइब्रेशन क्या होगा, डिस्टेंस घटेगी बढ़ेगी, घटेगी बढ़ेगी, घटेगी बढ़ेगी, तो हम क्या बोलेंगे, तो अगर डी क्या कर रही लगातार वेरी कर रही है, तो डाइपोल मोमेंट भी क्या करेगा वेरी करेगा, इजंट इट। तो बताओ हम क्या बोलेंगे कि ये मॉलिक्यूल क्या होगा IR एक्टिव, या आप भाई प्रिसाइजली बोलो, आप क्या बोलोगे कि इसके अंदर जो एकमात्र क्या होती है बताओ भाई, वो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, ये स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन ही इसके अंदर क्या होगी IR एक्टिव। मतलब अगर मान लिया हम इसके ऊपर क्या डालें इंफ्रारेड रेडिएशन, तो इसको ये एब्जॉर्ब करके और अपनी वाइब्रेशन स्टेट को चेंज कर सकता है, बिल्कुल नहीं है क्या आपको, ठीक है। तो भाई आपको हो गए ये चेंज इन डाइपोल मोमेंट से ऐसा क्या होता है भाई, क्योंकि अगर चेंज इन डाइपोल मोमेंट होगा ना, आप इसका थोड़ा मैकेनिज्म देखो भाई कि इसका मैकेनिज्म क्या होता है, इसका मैकेनिज्म क्या होएगा। तो भाई बहुत सिंपल बात है, आप मुझे बताओ, आप एक बात एक काम करो भाई, मैं आपसे एक सिंपल बात पूछूं भाई, अगर मैं ये कहूँ कि हमारे पास ये क्या है पॉजिटिव प्लेट और ये क्या है मेरे पास नेगेटिव प्लेट, और हमारे पास यहाँ पर कार्बन डाई ऑक्साइड, तो ये क्या है बताओ, आपको पता भाई, आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल के पास कोई परमानेंट डाइपोल मोमेंट तो होता नहीं, क्यों, अरे भाई क्योंकि कार्बन और O नहीं है क्या आपको भाई, और आपको पता ओल्ड कन्वेंशन क्या होता है डाइपोल की, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो कार्बन क्या है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन क्या है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ओल्ड कन्वेंशन क्या होती है तो भाई तो एक डाइपोल इस साइड एक डाइपोल इस साइड, दोनों डाइपोल क्या है इक्वल एंड अपोजिट है भाई, दोनों डाइपोल के इक्वल एंड अपोजिट, तो इसके पास नेट डाइपोल मोमेंट क्या है। अब आप समझे भाई, हमने आपको मैथमेटिक्स फॉर केमिस्ट जब पढ़ाया था, तो वहां पर हमने आपको पढ़ाया था वो, अरे वेक्टर अलजेब्रा था ना, वेक्टर अलजेब्रा भाई, अरे भाई आप इनको सिंपल जोड़ोगे तो नेट क्या आएगा हमारे पास 0 आएगा, लेकिन आप मुझे बताओ अभी आपने ये प्लेट्स को आपने एक्टिवेट नहीं कर रखा, अभी आपने इन प्लेट्स को एक्टिवेट नहीं कर रखा, और ये मानो भाई ये इसके अंदर जो बेंडिंग वाइब्रेशन कौन सी भाई, इसके अंदर जो क्या है बेंडिंग वाइब्रेशन, ये बताओ कैसी बिहेव करेगी। लेकिन जब ये मॉलिक्यूल बेंड करेगा भाई, जब इसके अंदर क्या होगी बेंडिंग होएगी, तो कार्बन मान ली यहां आ गया, नहीं आ गया आपको भाई, अब यहां बताओ क्या पॉजिटिव, यहां बताओ क्या है नेगेटिव, तो अब तो इसके पास क्या नहीं है बताओ भाई, अब तो इसके पास 0 डाइपोल मोमेंट नहीं है ना, क्यों, क्योंकि भाई अब ये जो वेक्टर है, ये दोनों वेक्टर भाई बताओ क्या नहीं आपस में इक्वल तो है, लेकिन अपोजिट नहीं है, तो इनका क्या बनेगा हमारे पास एक नेट डाइपोल, नहीं है क्या। तो हम क्या बोलेंगे कि भाई जब ये कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल वाइब्रेट करता है बेंडिंग करता है ना, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में तो क्या होता है इसके पास 0 डाइपोल मोमेंट, लेकिन ड्यूरिंग बेंडिंग बताओ क्या हो जाए भाई, ड्यूरिंग बेंडिंग इसके पास क्या जाएगा डाइपोल मोमेंट भाई इंड्यूस हो जाएगा ना, क्योंकि भाई दोनों जो वेक्टर हैं वो 180 पे नहीं रहेंगे, इजंट इट, ओके। अब आपको इससे क्या फर्क पड़ता है, अब फर्ज करो भाई कि ये मानो कि ये यहाँ पर पॉजिटिव आ गया, क्या यहाँ पर भाई पॉजिटिव, ठीक है, तो इस साइड पॉजिटिव आ गए, ठीक है, और ये मानो भाई, और ये क्या था नेगेटिव, तो क्या ये नेगेटिव प्लेट का ये एंड, अरे भाई अब हमने फील्ड एक्टिवेट कर रखा है, तो क्या नेगेटिव प्लेट भाई इस पॉजिटिव एंड को अपनी साइड खींचेगी नहीं क्या, क्यों, वो सिंपल सी बात है,
जब अरे तो आप ये बताओ भाई, अगर ये नेगेटिव प्लेट ना होती मान लिया यहाँ पर, तो ये एक नॉर्मल रफ्तार से क्या करता है, ऐसे बेंड करता ना भाई। लेकिन अगर मान लिया बताओ क्या जाए, एक जब ये यहाँ पर हो और उस साइड जाने लग रहा हो, उसी टाइम बताओ क्या बन जाएगी, नेगेटिव। तो क्या इसको ये ऐसे मूव करने में हेल्प नहीं करेगी? हालांकि एग्जैक्ट मैकेनिज्म से नहीं होता, लेकिन मैं आपको बहुत बेसिक सेंस में बात आपको बता रहा हूँ, नहीं है क्या आपको? और ये मानो जब ये पूरी तरह यहाँ पर चला गया, उसी टाइम ये क्या हो जाए, पॉजिटिव, और ये क्या हो जाए बताओ? क्योंकि आपको पता होगा भाई, लाइट के अंदर भी जो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, वो भी तो क्या करता है भाई, लाइट के अंदर जो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, वो भी तो क्या करता है, अपनी पोलैरिटी लगातार रिवर्ट करता रहता है। तो इससे बताओ क्या हो जाएगा, तो उसी टाइम ये क्या हो गया बताओ, पॉजिटिव। तो जब ये साइड आने लगेगी, तो क्या ये पॉजिटिव इसको रिपेल नहीं करेगी क्या? इसका मतलब क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे था हमारे पास, तो जब ये नेगेटिव है तो ऐसे चला गया, लेकिन जब ये भाई पूरी तरह वहां चला गया तो एकदम से क्या बन गई, पॉजिटिव। तो क्या इसको ये रिपेल नहीं करेगा साइड आने में? क्या कार्बन को दखल मारा क्या? ओके, तो हम क्या बोलेंगे, तो कार्बन के जो नेगेटिव पॉजिटिव एंड है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड जो क्या नेगेटिव पॉजिटिव एंड्स, जब ये प्लेट क्या है नेगेटिव, सॉरी ये प्लेट क्या है पॉजिटिव, ये क्या है नेगेटिव, तो ये खींचे कार्बन को, ये खींचेगा तो किसको, ऑक्सीजन को। लेकिन जब भाई ऐसे हो जाएगा तो एकदम से पोलैरिटी क्या हो जाएगी, रिवर्ट। आपको पता है लाइट के अंदर पोलैरिटी क्या होती है, लगातार रिवर्ट होते हैं। लाइट के अंदर जो क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड्स, उनकी पोलैरिटी लगातार पोलैरिटी रिवर्सल होता रहता है, इजंट इट? उससे बताओ फिर क्या हुआ, जब यहाँ पर गया पॉजिटिव, तो उस टाइम पे तो क्या बन गया, जब ये पूरी तरह चला गया, फिर क्या बन गया, पॉजिटिव। यानी अब इसको ये उस साइड जाने में क्या करेगा, पुश करेगा। यानी जब ये साइड आता है तो इस साइड आने में हेल्प करता है, और उस साइड जाता है तो उस साइड जाने में इसकी हेल्प करता है। नहीं है क्या आपको? अरे बोलो भाई, हाँ कुछ आपको भाई? तो हम क्या बोलेंगे, तो जब इसके अंदर बेंडिंग होती है, इसके अंदर वाइब्रेशन होती है, तो इसके अंदर जो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इंड्यूस, क्या वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के इलेक्ट्रिक कंपोनेंट से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा भाई? बताओ भाई। और उस इंटरेक्शन से क्या एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो जाएगा भाई? अरे बोलो। तो अगर रेडिएशन से एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगा, बताओ किसको, इस बेंडिंग को, तो बेंडिंग क्या हो जाएगी, प्रमोट, इजंट इट? अरे बोलो भाई। इसको थोड़ा बेटर तरीके से आप इसको भाई आप यहां से समझ सकते हो, बताओ क्या? अच्छा बताओ, अगर मैं बात करूं, चलो आप बेंडिंग की बात कर लो। अरे क्या बना दिया भाई इसको, को बात नहीं। अब बताओ भाई, ये आपको नजर आया भैया? बताओ क्या है, डाइपोल मोमेंट चेंजिंग पीरियोडिकली। तो आप ये बताओ भाई, तो जब यहां पर बताओ क्या है हमारे पास ये, अरे भाई कार्बन डाइऑक्साइड दो, अब यहां पर तो क्या है, अरे भाई तो आप बताओ, तो इसके जो डाइपोल को सेट करने की फ्रीक्वेंसी है, देखो ये क्या हमारे पास CO2, जब यहाँ पर आएगा तो जो हमारे पास क्या बनेगा, CO2। अरे भाई कार्बन क्या पॉजिटिव, ओ क्या है नेगेटिव, तो CO2 के पास क्या है, ऊपर डाइपोल, और जो नीचे तो अरे भाई अभी बताओ CO2 के पास क्या है, लीनियर मोशन, लीनियर पोजिशन में इसके पास क्या डाइपोल होएगा, जीरो। लेकिन जब क्या होगा, ये बैंड होएगा भाई, तो अगर ये ऐसे बैंड हो रखा है तो डाइपोल कहाँ बनेगा, ऊपर, और ऐसे डाइपोल तो कहाँ पर, ये नीचे। और ध्यान से देखो, उसी वक्त लाइट के भी क्या है, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट के डाइपोल। बोलो भाई, तो ये इनसे तो क्या करेंगे, इंटरैक्ट और एनर्जी ट्रांसफर कर सकते हैं। यानी कि भाई आपको पता है, अगर बेंडिंग करते हुए मॉलिक्यूल के अंदर क्या है, नेगेटिव और पॉजिटिव, और लाइट के अंदर भी क्या होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव। आप एक चुंबक को भाई अगर आप रख देते हो एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो क्या भाई उसके नॉर्थ पोल साउथ पोल, क्या उसके दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव भाई क्या इंटरेक्ट नहीं करते? अरे बोलो भाई, मैग्नेट के नॉर्थ पोल साउथ पोल से। तो सिमिलरली अगर एक क्या बोलते हैं ऑसिलेटिंग, सॉरी एक बेंडिंग मॉलिक्यूल के अंदर नेगेटिव पॉजिटिव बनते हैं, तो क्या वो नेगेटिव पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का है उससे इंटरेक्ट नहीं कर सकते क्या भाई? और इंटरेक्शन से क्या होता है, एनर्जी एक्सचेंज। तो रेडिएशन से एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी, तो किसको, उनमें एक वही रेजोनेंस होएगा। नहीं है क्या आपको? और मॉलिक्यूल, और बताओ भाई मॉलिक्यूल बताओ क्या हो जाएगा। और ध्यान रखियो, मैं आपको बताऊं, किसी मॉलिक्यूल की जो क्या होती हैं रोटेशनल स्टेट्स, क्या वो तो बताओ लाइट के किस कंपोनेंट से करते हैं इंटरेक्ट, मैग्नेटिक कंपोनेंट से। किसे भाई?
रोटेशनल स्टेट्स लाइट के किस कंपोनेंट से करते हैं इंटरेक्ट? मैग्नेटिक कंपोनेंट से। लेकिन वाइब्रेशनल स्टेट्स और इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स ये लाइट के कौन से कंपोनेंट से इंटरेक्ट करके एनर्जी एक्सचेंज करते हैं? इलेक्ट्रिक कंपोनेंट से। बात आपको पहले पड़ गई भाई? तो ये क्या इसका मैकेनिज्म। तो हम क्या बोलेंगे? अच्छा तो अगर मैं आपसे पूछूं भाई, अगर मैं आपसे पूछूं कार्बन डाइऑक्साइड की, ठीक है, अगर मैं बोलता कि कार्बन डाइऑक्साइड की एसिमेट्रिक स्ट्रेच, क्या भाई कार्बन डाइऑक्साइड की एसिमेट्रिक, अब तो नॉर्मली कार्बन डाइऑक्साइड में, अरे भाई ये क्या पॉजिटिव, ये क्या नेगेटिव, दोनों डाइपोल क्या होंगे आपस में, इक्वल और अपोजिट। लेकिन अब अगर तो यहाँ पर क्या हो जाए एसिमेट्रिक स्ट्रेच, तो एक बॉन्ड क्या होगा कंप्रेस, एक बॉन्ड क्या होगा एक्सपेंड। तो एक बॉन्ड कंप्रेस, एक बॉन्ड क्या हो जाएगा एक्सपेंड। तो आप ये बताओ भाई, तो ये बॉन्ड क्या होगा? अरे भाई ये डाइपोल क्या बनेगा कम, और ये डाइपोल क्या बनेगा ज्यादा। अब दोनों डाइपोल क्या है अपोजिट तो हैं लेकिन इक्वल नहीं है। ये डाइपोल क्या ज्यादा, ये डाइपोल क्या भाई कम। तो ये डाइपोल सिर्फ इतने मैग्नीट्यूड को ही कैंसिल कर पाएगा। तो रिमेनिंग डाइपोल क्या होगा, इसके पास बच जाएगा ना भाई, साइड में बच जाएगा हमारे पास, नहीं बात आपको पहले पड़ी। और ये डाइपोल किससे इंटरेक्ट कर सकता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल किसका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, और वहां से एनर्जी एक्सचेंज कर सकता है। बात आपको पहले पड़ी भाई? अरे मैं इसको ज़्यादा आपको भाई ज़्यादा आपको बहुत डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, रिसर्च लेवल पे आपको खैर पढ़ना पड़ता है, लेकिन फिलहाल आपको इतना भाई इसको आगे फर्दर पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे आपको ये तो बताओ, तो इसकी एसिमेट्रिक स्ट्रेच भी होगी IR एक्टिव। अच्छा आपसे पूछो भाई, बताओ कार्बन डाइऑक्साइड की सिमेट्रिक स्ट्रेच कैसे भी हो करेगी? कार्बन डाइऑक्साइड की सिमेट्रिक स्ट्रेच इनएक्टिव क्यों भाई? मैं आपको वहां पर दो डाइपोल तो हैं, लेकिन जो भाई ये क्या करेगा एक्सपेंड करेगा या कंप्रेस करेगा, तो दोनों डाइपोल क्या होंगे एक्सपेंड और कंप्रेस। दोनों डाइपोल्स का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा और घटेगा, और रहेंगे क्या हमेशा वो अपोजिट। दोनों का इक्वल डाइपोल रहेगा हमेशा भाई। तो वहां पर तुम क्या बोलेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड की, तो मैं आपको बताऊँ आप मॉलिक्यूल के बारे में बात ना क्या करो भाई, आप बात क्या करो उसकी पर्टिकुलर वाइब्रेशन। तो अगर किसी वाइब्रेशन के दौरान क्या होता है चेंज इन डाइपोल मोमेंट है तो IR एक्टिव है, अगर चेंज इन डाइपोल मोमेंट नहीं है तो IR इनएक्टिव है। मेरे ख्याल से भाई आपको ये बात पल्ले पड़ गई कि नहीं आया? बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल विल बी IR एक्टिव? बोलो विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल विल बी IR इनएक्टिव? बताओ भाई। अब देखो इसमें एक क्या दे रखा हमने पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल OCS, लेकिन आपको पता भाई OCS में एक दो वाइब्रेशन तो क्या हुई पक्का? अरे बोलो भाई यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर सारे की सारी वाइब्रेशन यहाँ पर क्या होंगे IR एक्टिव। अब बताओ भाई H2 में क्या होगा IR इनएक्टिव होगा ना H2 भाई, क्यों भाई? इसमें डाइपोल ही नहीं है, और अरे भाई आपको पता है H2 में जो पोलैरिटी नहीं है ना, तो भाई क्या इसके पास क्या है परमानेंट डाइपोल मोमेंट, और ना ही क्या है जब ये एक्सपेंड करेगा एक्सपेंड और कंप्रेस, ना इसके पास डाइपोल मोमेंट ड्यूरिंग एक्सपेंशन और कंप्रेशन अराइज हुए। तो यही क्या है IR इनएक्टिव। आगे आपको ये HCl में क्या है परमानेंट डाइपोल मोमेंट भी है और चेंज इन डाइपोल मोमेंट भी आएगा ड्यूरिंग वाइब्रेशन। OCS में भी यही बात है और HF में भी यही बात है। तो कौन सा आंसर है हमारे पास? ए। आगे ना आपको ये। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।